नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु की एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी निर्भय बनों के बारे में। इस कहानी के बहाने हम लीडरशिप और हिम्मत का असली मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, एक अच्छा लीडर आखिर होता कैसा है? क्या वो जो सिर्फ ऑर्डर चलाता है या फिर वो जो दूसरों की सेवा में आगे रहता है? ये कहानी हमें एक ऐसे ही लीडर से मिलवाती है जो मिसाल बनकर जीता है। तो इस कहानी का जो दिल है वो है इसका मेन कैरेक्टर प्रियोदा। और प्रियोदा वो एक आइडियल हीरो और लीडर की आप कह सकते हैं जीती जागती मिसाल है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है। तो ये है प्रियोदा, पूरा नाम है प्रियव्रत राय। मैट्रिक में पढ़ते हैं और देखिए वो सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच ही नहीं, अपने टीचर्स के बीच भी उतने ही पॉपुलर हैं। और इसकी वजह ये है कि उनकी लीडरशिप ना वो हुक्म चलाने वाली नहीं बल्कि सेवा और देखभाल वाली है। प्रियोदा सिर्फ सोचता नहीं था, वो करता था। और इसी सोच के साथ उसने एक क्लब बनाया। और ये कोई आम क्लब नहीं था जी, इसका मिशन बिल्कुल क्लियर था, सर्विस यानी सेवा। इस क्लब के मेंबर बीमार स्टूडेंट्स और टीचर्स का ध्यान रखते थे। हर संडे सन्यासी आश्रम के लिए अनाज इकट्ठा करते थे और हर हफ्ते परमान नदी के पार बालूचर पर बैठकर मीटिंग भी करते थे। मतलब सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड और एक मकसद के साथ। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक नया मेंबर इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। और ये प्रोसेस कोई मामूली इंटरव्यू नहीं है, ये तो नए सदस्य के वैल्यूज और उसकी हिम्मत का असली टेस्ट है। तो कहानी में एंट्री होती है मोना की, जिसका असली नाम है मनमोहन, और वो इस क्लब का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन प्रियोदा उसे ऐसे ही शामिल नहीं कर लेते। वो पहले उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं, ये परखने के लिए कि क्या वो सच में क्लब के उसूलों पर चल पाएगा। प्रियोदा का पहला सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे। लेकिन असल में ये सवाल मोना के एम्बिशन और भविष्य को लेकर उसकी सोच को जानने का एक तरीका है। और मोना का जवाब भी बिल्कुल सीधा है, वकील। इससे ये तो पता चलता है कि उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है। लेकिन प्रियोदा के क्लब का मेंबर बनने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। और बस यहीं प्रियोदा अपना असली सवाल सामने रखते हैं। यदि रोगी हैजा पीड़ित हुआ तो? ये सवाल सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए नहीं था, ये तो मोना के डर और सर्विस के लिए उसके कमिटमेंट का सीधा सीधा टेस्ट था। क्या वो वाकई मुश्किल घड़ी में खड़ा रह पाएगा? मोना का जवाब उसकी खामोशी थी। वो कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसे हैजे से डर लगता था। और यहीं उसकी पहली कमजोरी सामने आ जाती है। पर एक कमाल की बात देखिए प्रियोदा को सिर्फ ताकतवर लोग नहीं चाहिए थे, उन्हें ईमानदार लोग चाहिए थे। मोना ने झूठ नहीं बोला, उसने मान लिया कि वो डरता है। तो इससे पता चलता है कि इस क्लब में हर तरह के लोगों के लिए जगह थी। जैसे सूर्य नारायण, जिसे सब सूरज पहलवान कहते हैं। वो पढ़ाई में भले ही कमजोर हो लेकिन शरीर से बहुत मजबूत है। तो प्रियोदा उसे काम देता है मोना को तैरना सिखाने का। ये दिखाता है कि प्रियोदा हर मेंबर की अपनी खास ताकत को पहचानता था और उसका सही इस्तेमाल करना भी जानता था। फिर जब मोना से गाने के लिए कहा जाता है तो वो ये गाना गाता है। और ये गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तो क्लब के कोर प्रिंसिपल्स को दिखाता है, यूनिटी, सच्चाई और भाईचारा। मतलब ये क्लब सिर्फ सेवा करना नहीं सिखा रहा था बल्कि अच्छे इंसान बनने के वैल्यूज भी सिखा रहा था। अब कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां क्लब के सबसे जरूरी नियम का अचानक से टेस्ट हो जाता है। आइए देखते हैं कि प्रियोदा और उसके मेंबर्स इस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं। सोचिए, सब लोग एक शांत शाम को एंजॉय कर रहे हैं और तभी एक गोली की आवाज उस खामोशी को चीर देती है। एक सब डेप्टी ऑफिसर ने सिर्फ अपने मजे के लिए आसमान में उड़ते एक बेजुबान पंछी को गोली मार दी। इस बात से जाहिर है सबके अंदर गुस्सा भर जाता है। क्लब का एक मेंबर है इब्राहिम, उससे ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती और उसके मुंह से गुस्से में ये गाली निकल जाती है। ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन था जो दिखाता है कि उस पल माहौल कितना गर्म हो गया था। लेकिन इब्राहिम की बात पूरी होती उससे पहले ही प्रियोला की एक तेज और एकदम फर्म आवाज गूंजती है, हॉल्ट। ये था एक लीडर का इंस्टेंट एक्शन, एक ऐसा लीडर जो अपने उसूलों को अपनी भावनाओं से भी ऊपर रखता है। अब सवाल ये है कि प्रियोदा का रिएक्शन इतना तेज क्यों था? वजह थी क्लब का सबसे बेसिक नियम,
और वो नियम ये था कि क्लब का कोई भी मेंबर किसी भी हालत में कोई गाली या अपशब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। ये नियम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के डिसिप्लिन के लिए था। इब्राहिम फौरन माफी तो मांग लेता है, लेकिन साथ ही एक बहुत वैलिड सवाल भी खड़ा कर देता है। वो कहता है कि अगर बड़े बड़े अफसर गाली दे सकते हैं तो वो क्यों नहीं, और ये बहस ही उस ग्रुप के डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स का असली टेस्ट बन जाती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो हिस्सा जहां हमें निर्भय बनो का असली मतलब समझ आएगा। और ये मतलब सिर्फ फिजिकल हिम्मत के बारे में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो मीटिंग खत्म होती है और सब अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, और यहीं मोना का डर एक बार फिर सामने आता है। उसे उस सुनसान रास्ते पर अकेले जाने से डर लग रहा है, और ऐसे में प्रियोदा फिर से दिखाता है कि एक सच्चा लीडर क्या होता है। वो उसे कोई लेक्चर नहीं देता, बल्कि उसके साथ चलने लगता है। रास्ते में वो लोग एक ऐसी जगह के पास से गुजरते हैं जो बिल्कुल वीरान और खंडर जैसी है, और उसके बारे में अफवाहें हैं कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। असल में वो जगह पहले पोस्टमार्टम हाउस हुआ करती थी। यही वो जगह है जिससे मोना को सबसे ज्यादा डर लगता है। और तब प्रियोदा मोना को सिर्फ बातों से नहीं समझाता, वो उसे एक्शन से सिखाता है। वो बताता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है, और ये कहकर वो मोना को अपने साथ उस डरावनी जगह से लेकर गुजरता है। यही है सच्ची निर्भयता, सिर्फ खुद निडर होना नहीं बल्कि किसी और को उसके डर से बाहर निकालने में मदद करना। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, निर्भय होने का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ बीमारियों से या भूतों से न डरना ही निर्भयता है, या फिर असली निर्भयता अपने उसूलों पर टिके रहने में है, गलत के खिलाफ खड़े होने में है, या शायद किसी डरे हुए इंसान का हाथ थामकर उसे अंधेरे से बाहर निकालने में है? शायद सच्ची लीडरशिप और असली हिम्मत का मतलब यही है। ચાલો આજે એક એવી જોરદાર વાર્તાની વાત કરીએ જે આપણને નેતૃત્વ અને હિંમત વિશે ઘણું બધું શીખવશે। આ વાત છે એક એવા યુવાનની જે આપણને વિચારતા કરી દેશે કે ભાઈ સાચો લીડર હોય કેવો। તો એ જ સવાલ કે સાચો લીડર ખરેખર કોણે કહેવાય। આ આખી વાર્તા ખબર છે આ એક જ સવાલની આજુબાજુ ફરે છે અને આપણને એનો જવાબ શોધવા માટે મજબૂર કરી દે છે। સારું, તો ચાલો વાર્તાની દુનિયામાં જઈએ। વાર્તાનું કેન્દ્ર બિંદુ છે એક અદ્ભુત યુવાન વિદ્યાર્થી અને એણે બનાવેલી એક ખાસ ક્લબ જેનો પાયો જ સેવા અને ભાઈચારા પર ટકેલો છે। મળો પ્રિયોદાને, મેટ્રિકમાં ભણે છે અને સાચું કહું તો એકદમ આદર્શ વિદ્યાર્થી। ટીચર્સ હોય કે એના દોસ્તો બધા એને બહુ માને। એ એવો છે કે એના કામથી જ બીજાને પ્રેરણા મળી જાય। હવે આ ક્લબનું કામ શું હતું? એકદમ ક્લિયર કટ મિશન હતું એમનું। દર અઠવાડિયે એ લોકો પરમાન નદીની પેલી પાર બાલુચરમાં ભેગા થતા અને એમનું મુખ્ય કામ શું? જે કોઈ બીમાર હોય, વિદ્યાર્થી હોય કે શિક્ષક, એમની સેવા કરવી। દર રવિવારે સંન્યાસી આશ્રમ માટે ઘરે ઘરે જઈને અનાજ પણ ભેગું કરતા। બધું જ એકદમ પ્લાનિંગ સાથે સુવ્યવસ્થિત રીતે થતું। અને આ ક્લબમાં બધા જ કંઈ ભણેશ્રી નહોતા, જાત જાતના લોકો હતા। જેમ કે આ સૂર્યનારાયણ, બધા એને સૂરજ પહેલવાન કહીને બોલાવે। ભણવામાં તો ઠીક ઠાક, પણ ભાઈ શરીર એકદમ તગડો, એટલે એને એક ખાસ કામ સોંપાયેલું, નવા મેમ્બર્સને સ્વિમિંગ શીખવાવાનું। અને હવે વાર્તામાં એન્ટ્રી થાય છે એક નવા પાત્રની, મનમોહન, જેને બધા મોના કહીને બોલાવે છે। એને પણ આ ક્લબમાં જોડાવું છે। પણ શું લાગે છે, આટલી જોરદાર ક્લબમાં જોડાવું એટલું સહેલું હશે? તો પ્રિયોદા એનો એક નાનકડો ઇન્ટરવ્યૂ લે છે અને પહેલો જ સવાલ સીધો અને સિમ્પલ, ભાઈ ભણી ગણીને શું બનવાનો વિચાર છે? મોના પણ પૂરા કોન્ફિડન્સથી જવાબ આપે છે। થોડો ટિપિકલ જવાબ કહી શકાય, વકીલ। પણ પ્રિયોદા અહીં જ નથી અટકતો। એનો બીજો સવાલ છે ને એ મોનાની હિંમત અને સેવાની ભાવનાને ખરેખર ચકાસી લે છે। એ પૂછે છે, સારું પણ માની લે કે કોઈ દર્દીને કોલેરા થયો હોય તો શું કરીશ? અને એકદમ શાંતિ, કોઈ જવાબ નહીં। આ ચૂપકીદી છે ને એ બધું જ કહી દે છે। એ બતાવે છે કે મોનાના મનમાં કોલેરાનો કેટલો ડર છે, એનો સંકલ્પ ક્યાંક ને ક્યાંક કાચો છે। આ એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો। પણ મોનામાં એક બીજી વાત હતી, એનો અવાજ બહુ સારો હતો। એણે ગીત ગાયું, રામ રહીમને જુદા ન કરો ભાઈ, દિલ સાચું રાખશોજી। અને બસ આ ગીત સાંભળીને પ્રિયોદા ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો। એને સમજાયું કે મોના ભલે ડરી ગયો પણ દિલનો સારો છે, એકદમ સંવેદનશીલ।
હવે વાર્તામાં એક એવો મોડ આવે છે જ્યાં ક્લબના જે નિયમો હતા ને એની અસલી પરીક્ષા થાય છે. શિસ્તનો એક મોટો પાઠ જે બધાને શીખવા મળે છે. જુઓ, થયું એવું કે સાંજનો સમય હતો. ક્લબના બધા મેમ્બર્સ એક લાઇનમાં ઘરે પાછા જઈ રહ્યા હતા. ત્યાં જ એક સબ ડેપ્યુટી ઓફિસરે બંદૂક કાઢીને એક પક્ષીને મારી નાખ્યું. આ જોઈને ક્લબનો એક મેમ્બર ઇબ્રાહિમ એનાથી રહેવાયું નહીં અને એણે ગુસ્સામાં એક ગાળ બોલી દીધી. અને જેવી ગાળ બોલી તરત જ પ્રિયોદાનો કડક અવાજ આવ્યો, હોલ્ટ! બસ ખાલી એક શબ્દ, હોલ્ટ. પણ એ એક શબ્દમાં પ્રિયોદાની લીડરશિપ અને પરિસ્થિતિ પરનો એનો કંટ્રોલ દેખાઈ ગયો. બધું જ ત્યાં ને ત્યાં જ થંભી ગયું. નિયમ એટલે નિયમ. અહીંયા બે વસ્તુઓ સામસામે હતી. એક બાજુ ઇબ્રાહિમનો પોતાનો ગુસ્સો અને બીજી બાજુ ક્લબનું શિસ્ત. ઇબ્રાહિમની દલીલ પણ સાંભળવા જેવી હતી. એણે કહ્યું, જો પેલો ઓફિસર ગાળ બોલી શકે તો હું કેમ નહીં? પણ ક્લબનો નિયમ એકદમ સ્પષ્ટ હતો. કોઈ પણ સભ્ય કોઈ પણ સંજોગોમાં ગાળ કે અપશબ્દનો ઉપયોગ નહીં કરે. અને છેલ્લે જીત નિયમની જ થઈ. અને હવે આપણે વાર્તાના છેલ્લા અને સૌથી અગત્યના ભાગ પર આવી ગયા છીએ. આ છે ફાઇનલ ટેસ્ટ. અને આ કસોટી છે મોનાના મનમાં રહેલા સૌથી મોટા ડરની. અને અહીં પણ પ્રિયોદા જ એને આ ડરનો સામનો કરવામાં મદદ કરે છે. થયું એવું કે મોનાને છે ને એ સુમસામ રસ્તા પરથી એકલા ઘરે જતા બીક લાગતી હતી. અને અહીંયા જ પ્રિયોદાની સાચી લીડરશિપ સામે આવે છે. એ ખાલી ઓર્ડર નથી આપતો, પણ જ્યારે કોઈ ડરેલું હોય ત્યારે એનો સાથ આપે છે. એ રસ્તામાં એક ખંડેર જેવું મકાન આવતું હતું. લોકો કહેતા કે એ પહેલા પોસ્ટમોર્ટમ હાઉસ હતું. બસ આ જ જગ્યા હતી મોનાના ડરનું મુખ્ય કારણ. પ્રિયોદા જાણી જોઈને વાત છેડે છે. એ મોનાને કહે છે કે લોકો તો એવું માને છે કે અહીં ભૂત પિશાચ રહે છે. અને પછી સીધો જ મોનાને પૂછે છે, તને ડર લાગે છે? જુઓ, એ એને ડરથી ભગાડતો નથી, પણ એના ડરનો સામનો કરાવે છે. આ જ તો ખરી શીખ છે. તો આખી વાર્તાના અંતે આપણને કોઈ તૈયાર જવાબ નથી મળતો, પણ એક બહુ મોટો સવાલ મળે છે કે સાચી નિર્ભયતા એટલે શું? શું એનો મતલબ એ છે કે આપણને બિલકુલ ડર જ ન લાગે? કે પછી ડર લાગતો હોવા છતાં જે સાચું છે એ કરવાની હિંમત રાખવી, એને નિર્ભયતા કહેવાય? ખરેખર સાચી નિર્ભયતા જ શું છે? આ એક એવો સવાલ છે જેનો જવાબ આપણે સૌએ વિચારવાનો છે.